फ्रांसिस डी अल्मीडा आया। कौन आया? फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा आया। और ये कौन था? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, यानी फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर था। इन लोगों ने क्या किया? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब शांत जल की नीति। कौन सी नीति अपनाई? शांत जल की नीति अपनाई। शांत जल की नीति का मतलब क्या था? शांत जल की नीति का मतलब वो नीति था कि अगर हम इस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होगी पानी को आकर के आप लोग मतलब इसमें हुड़दंग मचाएं। कुश्ती नहीं लड़ सकते, युद्ध नहीं कर सकते। अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत की पानी में मतलब अशांति फैली समुद्र में, तो हम तुमको बहुत पकड़ के मारेंगे। इसलिए इसका नाम क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। पानी शांत होना चाहिए, व्यापार हमारा स्मूथ मिलना चाहिए। अब पता है हुआ क्या? अब पुर्तगालियों के प्रभाव बढ़ने के कारण अब अरबों की यहाँ ऐसी तैसी होना स्टार्ट हुई। जमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया था, वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन अरब इनसे नफरत करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब अरबों का व्यापार कम होने वाला है। क्योंकि कस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद अब अरब मसाले ले जाते थे, यूरोप में बेचते थे। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि ब्लू वाटर पॉलिसी इसीलिए अपनानी पड़ी उन लोगों को क्योंकि अब दंगे ज्यादा होने वाले थे। खैर, हमारा मामला इतिहास नहीं है, हमारा मामला पॉलिटी है। ठीक इसके बाद दूसरा गवर्नर आया, जिसका नाम क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर, वेरी गुड। 1509 से 15 ठीक है, 1509 अल्बुकर्क। ठीक है, इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज शासन इन इंडिया। भारत में। और इसी ने गोवा को छीना था बीजापुर के शासक आदित्य राव से। ठीक है, 1610 में गोवा को छीना था। और ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क के 1509 से लेकर के 1529 तक बना रहा। ठीक, तो कुल मिलाकर के मामला यह था कि पुर्तगालियों का लगभग 1500 से लेकर के यानी 1500 से लेकर के 1600 तक 100 साल तक पुर्तगालियों का भारत के मसाले के व्यापार पर मोनोपोली बनी रही, एक अधिकार बना रहा। समझ में आया? भारत के व्यापार पर जब एकाधिकार बना रहा तो मामला बिगड़ता चला गया। बिगड़ता क्या चला गया? बिगड़ता ये चला गया कि अब इन पुर्तगालियों का मसालों के व्यापार पर न सिर्फ भारत में एकाधिकार हुआ विदेशों के लिए, बल्कि यूरोप में इन मसालों की कीमत ये लोग जब मन करता था उस हिसाब से बढ़ाते थे। जब मन करता था उस हिसाब से बढ़ाते थे, क्योंकि पुर्तगालियों का कोई कंपटीटर इस क्षेत्र में था ही नहीं, क्योंकि यही अकेले लोग सिर्फ मसाला का व्यापार करते थे इंडिया से और ले जाते थे। और यहीं से नहीं इंडिया से, बल्कि उस समय इंडिया के आगे जस्ट इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया वाला क्षेत्र ईस्ट इंडीज कहलाता है। संपूर्ण क्षेत्र इंडोनेशिया, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये वाला क्षेत्र है जो श्रीलंका के आसपास, ये ईस्ट इंडीज पूर्वी द्वीप समूह कहलाता है। पूर्वी द्वीप समूह इनको क्यों बोलते हैं? और इसको लैटिन अमेरिका के पास वेस्ट इंडीज इसको क्यों बोलते हैं? अगर हम लोग एक लाइन में समझें तो ये लोग अमेरिका वाले, यूरोप वाले कहाँ हैं? बीच में। इनके आसपास, इनके पूर्व में जो क्षेत्र था उसको कह दिया पूर्वी द्वीप समूह। इनके पश्चिम में जो क्षेत्र था इसको कह दिया पश्चिमी द्वीप समूह, यानी वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज। तो कहने का मतलब ये है अपने हिसाब से नाम सेट कर लेते थे बेवकूफ करके। हाँ, हमारी भी इज्जत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडोनेशिया था उसे बोलते थे मसाला द्वीप। क्या बोलते थे? स्पाइस आइलैंड। तो पुर्तगाली न सिर्फ भारत के मालाबार और पश्चिमी तट से ले जाते थे, बल्कि इंडोनेशिया के मसालों तक किसने नहीं छोड़ा। और कुल मिलाकर के पूरे यूरोप में मनमानी कीमत पर दाम वसूलने लगे लोग। ठीक, धीरे धीरे करके यूरोप में आवाजें उठने लगी, इतनी बड़ी कीमत पर इनसे तो अरब व्यापारी अच्छे थे। हाँ, इससे तो फिर अरब ठीक थे। अब दिक्कत हो, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, काम नहीं चलने वाला है। मामला यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ कहां पहुंच गया? इंग्लैंड में भी पहुंच गया।
और इंग्लैंड में 24 सितंबर 1599 को, कब? 24 सितंबर 1599 को। एक बात और स्टेट को भी ये रखें, जब 1500 खत्म होने वाला था, 16 से स्टार्ट होने वाला था, तो 1500 खत्म मतलब कुल मिलाकर के 1501 से लेकर के कौन सी शताब्दी शुरू हो जाती है? 16वीं शताब्दी, 16वीं होगी। यानी जैसे ही 16वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी, 60th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी शुरू होने वाली थी, उसी बीच में डचों ने आकर के भी यहाँ अपना कब्जा जमाना शुरू किया। डच भी आ गई। तो कुल मिलाकर के अब चोर चोर मौसेरे भाई वाला खेल करने लगे कि चलो हम साथ साथ हो जाते हैं। तो इन्होंने कीमतें अपने हिसाब से तय की। ब्रिटेन के व्यापारियों को ये अच्छा नहीं लगा, और ब्रिटेन के व्यापारी जो अपने आप को मर्चेंट एडवेंचर्स कहते थे, क्या कहते थे? मर्चेंट एडवेंचर्स, हिंदी और इंग्लिश एक ही है। व्यापारी साहसी या साहसी व्यापारी बोलते थे अपने आप को, मर्चेंट एडवेंचर्स कहते थे अपने आप को। वो लोग महारानी एलिजाबेथ प्रथम के दरबार में जा पहुंचे। कब पहुंचे? 24 सितंबर 1599। इससे पहले एक काम हुआ। क्या हुआ? 1593 की बात और है। इससे पहले 1593 में कुछ व्यापारी और गए थे। 1593 में महारानी एलिजाबेथ के पास कुछ व्यापारी इन व्यापारियों से और पहले गए थे, और उन्होंने कहा हमको समुद्र के रास्ते नहीं, हम तो जमीन के रास्ते से चले जाएंगे, आप तो बस हमको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दो। और उन्होंने 1593 में एक कंपनी बना ली, जिसका नाम था लेवेंट कंपनी। क्या नाम था? लेवेंट कंपनी था। और ये इसको व्यापार करना था, ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज, पूर्वी द्वीप समूहों के साथ ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज थ्रू लैंड रूट। कौन से रूट के माध्यम से? लैंड रूट, यानी कि स्थल मार्ग के माध्यम से इन लोगों ने कहा, लेवेंट कंपनी ने, कि हमको आपने एकाधिकार दे दिया, अब हम जाएंगे व्यापार करेंगे, लेकिन स्थल मार्ग तो पहले से ही अवरुद्ध था, उतना सस्ता नहीं पड़ता था। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने 6 साल व्यापार किया, लेकिन 6 साल बाद भी ये मसालों की कीमत ब्रिटेन में उतनी कम नहीं कर पाई। इसलिए अब मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के कुछ जो अपने आप को कहते थे कुछ व्यापारी, वो कह रहे हैं कि हम एडवेंचर हैं, हम समुद्र को खोद डालेंगे, समुद्र को पूरे में घुस जाएंगे, आप तो बस हमको व्यापार करने के एक अधिकार दे दो। तो सबसे पहली कंपनी जिसने भारत या पूर्वी देशों के साथ ब्रिटेन की महारानी से व्यापार करने के एक अधिकार प्राप्त किया था स्थल मार्ग के जरिए, वो कौन सी थी? लेवेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लंदन का एक मेयर था। कौन था? लंदन का एक मेयर था, और उस मेयर के घर जो मर्चेंट एडवेंचर्स थे, यानी जो व्यापारी थे, वो व्यापारी लंदन के मेयर के घर पहुंच के, महापौर के घर, 24 सितंबर 1599 को। और इन्होंने यहाँ सलाह बना ली। क्या सलाह बना ली? कि हम लोगों को ब्रिटेन की महारानी से चाहिए क्या? मोनोपोली, एकाधिकार चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम पूर्वी देशों के साथ क्या कर पाए? व्यापार कर पाए। मामला 24 सितंबर 1599 से चला। यानी वास्तव में इन लोगों ने कंपनी तो कब बना ली थी? 24 सितंबर 1599 को, 1599 में बना ली थी, लेकिन महारानी ठहरी। महारानी कौन थी उस समय? एलिजाबेथ प्रथम। ये सेकंड कौन बोल रहा है? तुमने तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम, इसका नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम, ठीक है, टेलर दिखती रहती होगी। एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक। अब इस एलिजाबेथ प्रथम महारानी आप अपनी रिक्वेस्ट लेके जाएं और वो तुरंत साइन कर दें, तो फिर महारानी किस काम की, है ना? महारानी होने का प्रथम लक्षण ही है लटकाए रखो चीजों को, तभी तो कहेंगे हे महाराज आप तो करो। इसलिए 24 सितंबर को ये लोग पहुंचे महारानी के दरबार में, लेकिन महारानी ने कई कारणों की वजह से 31 दिसंबर 1600 को इस बात की अनुमति दी 15 साल के लिए कि हाँ जाओ, मैं आपको 15 वर्ष के लिए फॉर 15 इयर्स आई एम गिविंग यू मोनोपोली टू ट्रेड विद ईस्ट इंडीज, यानी पूर्व देशों के साथ 15 साल के लिए व्यापार करने का एक अधिकार देती हूँ। इस बात का मतलब यह है कि ब्रिटेन का कोई और व्यक्ति आपके साथ पूर्व देशों से व्यापार नहीं कर पाएगा, आप ही ब्रिटेन से व्यापार कर सकते हो बस।
मतलब ब्रिटेन से इंडिया के जो क्षेत्र हैं या जो पूर्वी देश हैं उनसे आप ही व्यापार करोगे, ब्रिटेन का कोई दूसरा व्यक्ति में व्यापार नहीं करेगा। आप कहेंगे खुश हो गए, बल्ले बल्ले है। और जिस समय इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। इस समय क्या हुई थी? बैठक। ठीक है, कुछ लोग इस समय भी मानते हैं कि इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसको सही मानना ज्यादा अच्छा रहेगा। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। क्लियर है? और जिस समय राज कर रहा था उस समय भारत में कौन थे? महान अकबर, ग्रेट अकबर। इसलिए एक बार यह सवाल पूछा गया था कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में सम्राट कौन था? तो कौन था? मामला समझ में आया था ना? अब क्या है, ये 15 वर्षों का एक अधिकार लेकर के मामला चलाते रहे। यानी जिसे बोलते हैं 1600 का चार्टर, क्या बोलते हैं? चार्टर ऑफ 16। चार्टर का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। यानी इसके माध्यम से आपको कुछ अधिकार दिए जाने वाले हैं। ठीक, तो 1600 का चार्टर जारी किसने किया? क्वीन एलिजाबेथ। इसमें किसी को डाउट? एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा जारी किया गया। कितने वर्षों के लिए? फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, इन लोगों ने 31 दिसंबर 1600 को कंपनी बना ली। और उस कंपनी को कैसी कंपनी बनाया? जब इस कंपनी को गठन किया था तो रेगुलर कंपनी के रूप में गठित किया था। कैसी कंपनी के रूप में? रेगुलर कंपनी के रूप में गठित किया था। और उस समय दूसरी कंपनी व्यवस्था और थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी उस जमाने में कंपनी दो तरीके की होती थी, एक रेगुलर कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती थी, सुगठित संगठित रूप से काम करती थी। इनके सारे काम बाय लॉ होते थे। रेगुलर कंपनी के लोग जब मन चाहे वो अपना अपना व्यापार करते थे, इकट्ठा कर लेते थे व्यापार करके अलग अलग। जैसे मैंने व्यापार किया, आपने व्यापार किया, उसने व्यापार किया, उसने व्यापार किया, सब लोगों ने व्यापार कर लिया। अब जो टोटल लाभ होगा हिस्से के हिसाब से बांट लो, सब बराबर होगा, तो वो है रेगुलर कंपनी। जब यहाँ जो कंपनी गठित हुई थी उस कंपनी का नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कंपनी का नाम है या फिर किसी का कहानी लिख रहे हैं? ईस्ट इंडीज। नाम भी लंबा चौड़ा है। कंपनी का नाम क्या था जब स्थापित हुई थी? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यानी कि लंदन के व्यापारियों की कंपनी एवं गवर्नर जो पूर्व विदेशों के साथ व्यापार करेगी। कंपनी का नाम इतना लंबा चौड़ा था। और ये कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब पड़ा? 1833 में जाकर के। 1833 में जब तीसरा चार्टर एक्ट लाया गया था, है ना? क्योंकि 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था उसके लिए भारत में। फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर लास्ट वाला 1853 में आया, 1853 में आया। तो 4 चार्टर आए, 4 में से तीसरे यानी 33 के दौरान इसका नाम क्या पड़ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जिसका नाम हम ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से लेते हैं उसका नाम वो कब पड़ा था? 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए पड़ा था। क्लियर है? मिटाइए। यानी कुल मिलाकर के जब ये द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज गठित हुई थी, तब वो कैसी कंपनी थी? एक रेगुलर कंपनी थी। तो इस बात को नोट कर लीजिए कहीं भी। मैंने आपको नाम लिखा दिया है, लेकिन अब हम लिखेंगे क्या? भले ही नाम अभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या लिखेंगे अभी भी हम? ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट के लिए समझते रहिएगा।
पता चल गया आप लोगों को? ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखें कि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक रेगुलर कंपनी थी, नियमित कंपनी। कैसी थी? इनिशियली इट वाज रेगुलर कंपनी, एक नियमित कंपनी थी। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में क्या हुआ? चेंज इनटू, परिवर्तित हो गई। किसमें परिवर्तित हो गई? जॉइंट स्टॉक कंपनी में। कब परिवर्तित हुई थी ये आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहें तो कुछ लोग लिख सकते हैं 1612 में। कब हुई थी? 1612 में संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। क्लियर है? यानी कुल मिलाकर के क्या हुआ? 31 दिसंबर 1600 को महारानी ने चार्टर जारी किया, 15 वर्षों के लिए मोनोपोली प्रदान की। ठीक है, ओके। शुरुआत में ये कैसी कंपनी थी? रेगुलर कंपनी थी। बाद में कैसी कंपनी बन गई? जॉइंट स्टॉक कंपनी बनी। कंपनी, ध्यान रखें, ब्रिटेन की कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को। डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना हुई थी 1602 में। जबकि डच व्यापारी अंग्रेजों से पहले आए थे भारत में। बता चुका हूं ना? यानी कहने का मतलब यह है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे? डच। डचों के बाद कौन आए थे? अंग्रेज। और अंग्रेजों के बाद कौन आए थे? डैनिश। तो सबसे बाद में कौन आए थे? फ्रांसीसी। फिर उसके बाद सबको बाहर में जाने दो। कुल मिलाकर इतने याद रखो, पीडेड है ना, पीडेड, ठीक है, ओके। पीडीईडीएफ, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। क्लियर है? ये भाई साहब कब आए थे? 1498, ठीक है। और ये आए थे 1600 के आसपास। ये आए थे 1600 इंडिया में 8 में, ठीक है। और ये दो 1616 के आसपास आए, और ये आए थे 1664 में, ठीक है। बाकी इनको कोई याद भी ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट अगर इधर उधर हो तो किसका लेना अपनी मर्जी से। हाँ, कभी भी आ सकते हैं लोग, ठीक। हमको क्रम जानना जरूरी। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, उसके बाद डेनिश, डांस नहीं है, डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए 1961 में गए, गधे कहीं के। यहाँ डेरा डाल के बैठे थे, डेरा डाल के बैठे, जबरदस्ती छीना था हमने गोवा, विजय ऑपरेशन चला करके। हाँ, ये तब भी नहीं जा रहे थे, वो तो ठीक था, चले गए। नहीं तो आजकल के समय के बच्चे लोटा लेके फिर गोवा ही जाते थे। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या देखा अभी तक? 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हो गई। यानी कंपनी की क्या हुआ था कि डच व्यापारी भारत में पहले आ गए, डच व्यापारी भारत में पहले आ गए थे, अंग्रेज बाद में आए थे। लेकिन अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना पहले हुई थी, जबकि डचों की स्थापना बाद में हुई थी। कब हुई थी? 1602 में। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। वही तो मैं सोचा, मैं पहले लिख चुका हूं। क्लियर है इतना सा? ओके। अब क्या हुआ? 1609 की बात करें, कंपनी कब बनी थी? जॉइंट स्टॉक 1612 में। लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम ने एक और चार्टर जारी किया था कंपनी के लोगों को। कंपनी से कुछ पैसा ले लिया, कहा तुम जब तक इस्तेमाल करना चाहते हो मोनोपोली तब तक करो, कोई फायदा नहीं हमको तो पैसे चाहिए बस, ठीक है। 1600 में 15 सालों के लिए दिया था, तो कम से कम 1615 में रिन्यू होना चाहिए चार्टर को। लेकिन 1609 में कर दिया गया जेम्स प्रथम के द्वारा, काम को पैसे दे दो, उसके बाद तुमको जो करना करो, बस कर दिया गया। हाँ, ठीक। अब क्या हुआ? धीरे धीरे करके पुर्तगाली आ गए थे, डच आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, डेनिश आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए,
अब तो मामला भिड़ने वाला है। अंग्रेज जब भारत आए थे तो अंग्रेजों को भारत आने का मामला मिला 1608 में, ठीक से भारत में प्रवेश करने का। कब मिला? 1608 में। और आकर के भाई साहब ने जहाज सीधे सूरत में जाकर रोका। कहाँ रोका? सूरत पर। जॉन मिडल्टन था उस समय, जहाज पर कौन था? जॉन मिडल्टन था। और कंपनी के लोगों ने विलियम हॉकिंस को भेज दिया जहांगीर के दरबार में, ठीक है, क्योंकि क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1556 से लेकर के 1605 तक कौन था? अकबर था इंडिया में। 1605 से लेकर के 1627 तक कौन था? जहांगीर, ठीक है। तो अब मामला चल रहा था जहांगीर का, मामला आ गया 1608 तक का, जहांगीर है, ठीक है, मुगल काल में जहांगीर चल रहे हैं। अब जहांगीर के काल में कौन पहुंचा दिया? विलियम हॉकिंस को भेज 1608 में, बोले तुम जाओ। विलियम हॉकिंस को अच्छी फारसी आती थी, कंपनी ने सोचा कि विलियम हॉकिंस की फारसी सुन के वो फारस जैसा हो जाएगा, एकदम हमारे जाल में फंस जाएगा। वहां बैठे थे पुर्तगाली भाई साहब। पुर्तगाली ने कहा सुनो, उनकी हिस्ट्री मिस्टेक नहीं है ना, तो आप इनको उतरने मत देना। जहांगीर ने कह दिया, बोले तुम लोग नहीं नहीं, मतलब तुम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, पुर्तगाली ही कर सकते हैं। बाद में क्या हुआ? मैंने बताया था जॉन मिडल्टन जहाज लेके सूरत में पहुंचा था, उसने गुजरात के उस गवर्नर को पटा लिया, ठीक है। जहांगीर ने अनुमति नहीं दी, सूरत में उसने उसको पटा लिया, कट से जाकर पूरा माल उतार दिया अपना, जो भी था सब अपने तंबू जमा दिए। तो अंग्रेजों ने वास्तव में अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोल ली थी? सूरत में खोल ली थी। फिर इन लोगों ने दूसरी कहां खोली थी? मसूरी पत्तनम में खोली थी। लेकिन मामला उलट गया। ये कब खोली थी? 1611 में। मामला उलट गया। उलट क्या गया? उलट ये गया एक्चुअल में कि अब जो अंग्रेज थे, जॉन मिडल्टन सूरत में उतर गया, 1608 में तंबू तान ली, अपने पहली फैक्ट्री खोल ली, 1611 में मसूरी पत्तनम में खोल ली। लेकिन 1612 के आसपास ही अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। अब जहांगीर को लगा इससे तो अंग्रेज अच्छे हैं, गलत, हमने गलत लोगों की बातों में आकर सलाह मान ली। तो अंग्रेजों को कहा, जहांगीर जी ने क्या कहा, ऐसा है आ जाओ ना, स्थापित करो। 1613 में फिर से सूरत में स्थापित, सूरत में लीगली स्थापित किया गया। 1608 में इलीगल वे में किया गया और 1613 में लीगली स्थापित किया गया। पश्चिमी तट पर सूरत में स्थापित होने वाले अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी? सूरत। और पूर्वी तट पर पहली कौन सी थी?